27 दिसंबर सन 1831। HMS बीगल नाम का एक समुद्री जहाज़ प्लेमाउथ इंग्लैंड से अपने 5 साल की समुद्री यात्रा के लिए रवाना होता है। यह यात्रा पूरी दुनिया के लिए बहुत खास क्यों थी? ऐसा क्या होता है इस समुद्री यात्रा के दौरान जिससे साइंस को एक नई दिशा मिलती है? इस पृथ्वी पर जीवों की विभिन्नताओं को समझने में सहायता करती है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Darwin's career-altering voyage aboard HMS Beagle. This is the story of a voyage around the world on the Clipper Stad Amsterdam. The first leg of the journey stretched from England via Cape Verde to the east coast of South America. ये कहानी है महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन 19वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने जीवों के इवोल्यूशन को समझने में एक महान भूमिका निभाई। चार्ल्स डार्विन का जन्म इंग्लैंड के एक कस्बे श्रूसबेरी में 12 फरवरी सन 1809 में हुआ था। इनका पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था। चार्ल्स डार्विन के पिता डॉक्टर रॉबर्ट डार्विन एक अमीर और सफलतम सर्जन थे। चार्ल्स के दादा इरेस्मस डार्विन एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने गुलाम प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शहर के एक प्रसिद्ध और अमीर परिवार में जन्म होने से चार्ल्स डार्विन को बचपन से ही एक अच्छा और उत्साहवर्धक माहौल मिला जिसने उसको हमेशा बेहतर करने को प्रेरित किया। चार्ल्स डार्विन के पिता डॉक्टर रॉबर्ट डार्विन चाहते थे कि उनका बेटा उन्हीं की तरह एक महान डॉक्टर बने, इसलिए 16 साल की उम्र में उनका एडमिशन इंग्लैंड के सबसे बेहतर मेडिकल स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग में कराया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग के मेडिकल स्कूल में चार्ल्स डार्विन का मन नहीं लगा। उन्हें मेडिकल लेक्चर बोरिंग लगते थे, इसलिए चार्ल्स डार्विन डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे। चार्ल्स डार्विन के पिता उनसे नाराज थे क्योंकि चार्ल्स मेडिकल की पढ़ाई करना नहीं चाहते थे। चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई विलियम्स को बीटल्स कलेक्ट करने का शौक था। वे अक्सर चार्ल्स को अपना कलेक्शन दिखाया करते थे। चार्ल्स को बचपन से ही प्रकृति में रुचि थी। वह हमेशा सोचा करते थे कि इस पूरी दुनिया में ऐसा क्या हुआ होगा जिससे इतने प्रकार के जीव बन गए। कैसे कुछ जीवों के बीच समानताएं और कुछ जीवों के बीच असमानताएं आया होगा। जुलाई 1817 में चार्ल्स डार्विन की माता का देहांत हो गया। उस समय चार्ल्स की उम्र केवल 8 साल थी। मां का देहांत से चार्ल्स डार्विन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसके बाद सितंबर 1818 से चार्ल्स अपने बड़े भाई इरेस्मस के साथ रहने लगे और एलिंगटन श्रूसबेरी स्कूल में पढ़ने लगे। चार्ल्स डार्विन ने अपनी 1825 की गर्मियां अपने पिताजी के साथ डॉक्टरी सीखने में बिताई और साथ ही अपने पिताजी के कामों में भी मदद करते थे। अपने भाई के साथ अक्टूबर 1825 तक एडिनबर्ग मेडिकल स्कूल में जाने से पहले तक चार्ल्स यही काम करते थे। सन 1827 में डार्विन ने क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन थियोलॉजी प्राप्त करने के लिए एडमिशन लिया। वहाँ थियोलॉजी की पढ़ाई के साथ साथ उनकी प्राकृतिक इतिहास में भी गहरी रुचि बढ़ी, विशेष रूप से जब उन्होंने जॉन स्टीव हेंसलॉ जो कि बॉटनी के प्रोफेसर थे से मिला जो उनके मेंटर बने। 1831 में डार्विन का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था और वे अपने घर लौट आए थे। कैप्टन फिट्जरॉय एक अभियान पर जाने वाले हैं और उनकी जहाज HMS बीगल पर एक प्रकृति वैज्ञानिक की ज़रूरत है जो यात्रा के दौरान अलग अलग आइलैंड्स में जाकर जीवों की विविधता और नेचुरल हिस्ट्री को समझ सके। कैप्टन फिट्जरॉय चाहते थे कि चार्ल्स डार्विन के प्रोफेसर हेंसलॉ उनके साथ चले, लेकिन प्रोफेसर हेंसलॉ की पत्नी इस बात से सहमत नहीं थे, जिसके कारण प्रोफेसर हेंसलॉ HMS बीगल पर नहीं जा पाते हैं। प्रोफेसर हेंसलॉ चाहते थे कि डार्विन उनकी जगह HMS बीगल पर जाए क्योंकि प्रोफेसर हेंसलॉ को पता था कि डार्विन को नेचुरल हिस्ट्री और जीवों की विविधता पर बहुत रुचि है। चार्ल्स डार्विन को जैसे ही इस बात का पता चलता है वह बहुत खुश होते हैं, लेकिन चार्ल्स डार्विन के पिता डॉक्टर रॉबर्ट डार्विन चार्ल्स को HMS बीगल पर भेजने से साफ साफ मना कर दिए। डार्विन के पिता चाहते थे कि डार्विन अपने आगे की पढ़ाई पर ध्यान दे। उनके पिता का कहना था कि HMS बीगल पर जाना उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन डार्विन की जिद और उनके परिवार वालों के समझाने से आखिरकार उनके पिता इस बात के लिए मान गए। चार्ल्स डार्विन को आखिरकार मौका मिल ही गया और HMS बीगल पर प्रकृति के राज खोजने निकल पड़े।
चार्ल्स डार्विन इस यात्रा के बाद इतिहास रचने वाले थे दोस्तों, क्योंकि इस यात्रा के बाद डार्विन की पूरी सोच बदलने वाली थी। जब डार्विन ने इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू किया तब वह कभी नहीं सोचे थे कि जब वो वापस लौटेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। यह ऐतिहासिक यात्रा 27 दिसंबर सन 1831 में शुरू हुई और HMS बीगल 1836 को कई आइलैंड्स की यात्रा करने के बाद वापस लौट आए। डार्विन ने इस यात्रा के दौरान कई आइलैंड्स पर गए और वहाँ की जैव विविधता को करीब से समझा। कई फॉसिल्स इकट्ठे किए। चूँकि उस समय कैमरा या इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, इसलिए चार्ल्स डार्विन को इकट्ठा किए गए चीज़ों पर लेबल लगाकर अपने पास शिप में ही रखना होता था। चार्ल्स डार्विन गैलापेगस आइलैंड के जैव विविधता से सर्वाधिक प्रभावित हुए। यहाँ एक ही जीव के बहुत सी प्रजातियाँ देखने को मिली। HMS बीगल से लौटने के बाद चार्ल्स डार्विन ने 1839 में अपने ही कज़न एमा से शादी किए, जिनसे इन्हें अगले 17 सालों में 10 बच्चे हुए। इसी समय चार्ल्स डार्विन को दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले एक परजीवी ट्रिपैनोसोमा क्रूजी का इन्फेक्शन भी हो गया था। उन्हें चागा नाम की बीमारी हो गई थी। इस बीमारी के कारण चार्ल्स डार्विन को लंबे समय तक घर पर ही रहना पड़ा। डार्विन ने इस दौरान बहुत से बुक को पढ़ा और एक नई सोच को विकसित किया। 19 अप्रैल सन 1882 को इस महान वैज्ञानिक की 74 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। चार्ल्स डार्विन ने कई किताबें लिखे, जिसमें द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सबसे फेमस किताबों में से एक है। डार्विन की थ्योरी की 2 की कॉन्सेप्ट नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। दुनिया के हर एक स्पीसीज अपने लिए खाना, रहने के लिए जगह और अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों के लिए दूसरे स्पीसीज से कंपटीशन करेगी। प्रेडेटर्स जो तेज दौड़ सकते हैं वो ज़्यादा शिकार पकड़ पाएंगे। शिकार जो बेहतर कैमोफ्लेज कर पाएंगे वो शिकारियों से बच जाएंगे। पौधों ने शाकाहारी जीवों से बचने के लिए कांटे विकसित किए, तो वही शाकाहारी जानवरों ने उसे खाने के लिए अपने जीभ को इवॉल्व किए। किसी ने अपने अंदर जहर विकसित किया तो किसी ने मजबूत दांत। किसी ने अपनी आँखों को विकसित किया तो किसी ने अपने कानों को। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ब्रांचिंग डिसेंट या एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि जो भी न्यू स्पीसीज बनेगी उसकी सिंगल कॉमन एंसेस्टर होगी। इस प्रकार डार्विन ने भगवान की पूर्व निर्धारित योजना को चुनौती दी। डार्विन ने प्रकृति में जीवों के बीच संघर्ष को समझा और इस बात पर जोर दिया कि जैव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो सबसे सर्वोत्तम होगा वही संघर्ष में विजयी होगा और प्रकृति उसका चुनाव करेगी और हारने वाले जीव विलुप्त हो जाएगी। नेचुरल सिलेक्शन ही जीवों की क्रमिक विकास का कारण है। हर बार प्रकृति अपना रूप बदलेगी। हर बार जीवों के सामने एक नई चुनौतियां आएगी और हर बार जीत जीवन की होगी। जैव विकास हमेशा चलता रहेगा, निरंतर और लगातार। इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। जीवों में सबसे बलवान या सबसे बुद्धिमान नहीं, बल्कि जो परिवर्तन के प्रति सबसे प्रतिस्पर्धी होता है वही जीवन में बना रहता है। चार्ल्स डार्विन।